हेलो दोस्तों, प्रेपरेशन सेंटर रूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग जो है क्लासेस यहाँ पे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए क्लासेस को ले रहे हैं 2025 पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है, जिसमें हमारा क्लास नंबर 3 आज होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम क्लासेस को यहाँ पे ले रहे हैं। कोई भी डाउट अगर प्रॉब्लम आपकी आ रही है क्लासेस में तो आप कमेंट के माध्यम से बेहिचक यहाँ पे पूछ या बता सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें हमारा सेकेंड क्लास जो हम लोग देखे थे इसके पहले वो हमारा द्रव्य था। अगर आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे जाइए हमारा पुराना वीडियो देखिए और उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैटर हमारा चैप्टर था, आज हमारा तीसरा नंबर चैप्टर होगा। ये चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ यहाँ पे होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियम ये हमारा चैप्टर होगा क्लास नंबर 3 में, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना क्लास को देख लेते हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट आपका ये है ये हमारा एक जो है यहाँ पे कह लीजिए ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। इसको मान लीजिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहलाता है। तो सबसे पहले तो बात करें इसको प्रतिपादित किसने किया है। देखिए हम आपको इसमें जो आपका मोटा मोटी जो आपका यहाँ पे जानने लायक रहेगा उसको बताएंगे, और जो इसका डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम बोल कर बता दें, क्योंकि लिखना यहाँ पे पॉसिबल तो है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इस पर हमको क्वेश्चन भी देखना है, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप हम जो बोल रहे हैं तो जब भी हम कहें कि यहाँ पे ये डिफिनीशन होगा इसका तो आप वीडियो को रोक कर वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा लिखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं लिखे तो हम उसको भी करेंगे, आप कमेंट के माध्यम से बता देंगे तो हम उसको भी करेंगे, ठीक है। देखिए जो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था लामनोसॉव ने, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लामनोसॉव, ठीक है। लामनोसॉव ने इसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था, ठीक है। प्रतिपादित, ठीक है, प्रतिपादित किया था, समझ गए। और बाद में इसे क्या लेबोसियर ने इस नियम की पुष्टि की थी, ठीक है। प्रतिपादित इसने किया था लैमनोसा ने, और बाद में किसने किया था? तो ये आपका थे लेबोसिए, ठीक है, लेबोसिए, ठीक है। लेबोसिए ने इसकी पुष्टि की थी, ठीक है, पुष्टि, समझ गए, पुष्टि की थी, समझ गए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को किसने प्रतिपादित किया था? तो लामनोसा ने, और किसने इस नियम की पुष्टि की थी? लेबोसिए ने। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए इस नियम जो ये नियम कहता है, ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो देखिए इस नियम के अनुसार ये होता है कि द्रव्य अविनाशी है। ये जो नियम कहता है कि द्रव्य अविनाशी है, अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है, समझ रहे हैं। कोई भी मान लीजिए द्रव्य है उसको ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको विनाश किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या है? अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था, समझ गए। मतलब इसमें कोई भी द्रव्य को है विनाश नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। देखिए जैसे मान लीजिए अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल्स में आपको, एग्जाम्पल्स में जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं NaCl को सिल्वर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, इसको सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपके अभिक्रिया में होती है, इसको बोलते हैं अभिक्रिया, ये आपकी अभिक्रिया। और जो इससे बनता है ये क्या बनता है आपका? इसका रिएक्शन होगा तो बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, Na3। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपका? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं यहाँ पे? सॉरी Ag है सिल्वर, तो ये वो आता है आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3। तो अब ये आपका क्या हो जाता है? प्रोडक्ट, ये होता है आपका प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको आपको अभिक्रिया मतलब रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जितना अब मान लीजिए यहाँ पे x है, ये x है, इधर भी आपको क्या बनेगा, यहाँ पे x बनेगा, मतलब आपको रिएक्शन तो चेंज होगा लेकिन कभी भी इसमें मतलब आपको जो है डिफरेंट नहीं होगा। जो इसका द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान होगा ये भी आपका द्रव्यमान क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से इसका रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, तो आपका द्रव्यमान सेम रहता है। यही नियम ये कहता है कि जो द्रव्यमान, मान लीजिए द्रव्यमान यहाँ पे 5 kg है तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 5 kg ही मिलेगा। इस तरह से आपका होता है, समझ रहे हैं, चेंज नहीं होता है। तो यही आपको कहता है कि उसको ना ही तो आप क्या करते हैं उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसको जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसका कुल द्रव्यमान होगा वो आपका प्रोडक्ट में भी कुल द्रव्यमान के बराबर ही मिलता है, समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका होता है द्रव्यमान संरक्षण की द्रव्य की अविनाशिता का नियम, समझ गए यहाँ पे। मतलब क्रिया से पहले AgNO3 जो है और NaCl का संयुक्त द्रव्यमान क्रिया के पश्चात AgCl और NO3 के द्रव्यमान के बराबर होगा, समझ गए। तो ये था हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, अब देखिए इसके बाद से देखिए क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे। पहला दूसरा हमारा ये कॉन्सेप्ट है स्थिर अनुपात का नियम, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम हम यहाँ पे जानेंगे, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। और इस नियम को किसने दिया था, फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट। और ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि किसने दिया था, तो प्राउस्ट ने इसको जो है प्रतिपादित किया था, ठीक है, प्रतिपादित किया था, प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। और ये हो गया आपका प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। और इसके बाद से और भी चीजें इसके बारे में जानना चाहें तो आपका क्या होता है यहाँ पे, इस नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है। इस नियम की अगर बात करें अनुसार, इस नियम का अनुसार क्या होता है, तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के दरम्यान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, समझ गए यहाँ पे। तो हम इसको बोल दिए यहाँ पे, आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, काफी थोड़ा सा लंबा लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल देता हूँ। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जितना भी रासायनिक यौगिक होता है, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा करिए, विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जाए, समझ रहे हैं, किसी परिस्थिति में किसी भी स्थान बनाया जाए, उपस्थित तत्वों के दरम्यान जो भी आपके द्रव्यमान यूज करते हैं एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे x2 बनाए, ठीक है, ये किसी भी स्थान पे हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विधि द्वारा हो, जो भी आपका बनेगा यहाँ पे वो भी आपको x2 ही यहाँ पे बनेगा, समझ रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे होगा। इसके बारे में अगर एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना यौगिक है, ठीक है, जो जल होता है आपका, जल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है H2O, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना क्या है, एक यौगिक है, ठीक है, एक यौगिक है, कंपाउंड है। H2O एक क्या है, एक कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से बना है। यह नदी, समुद्र, कुएं, वर्षा या किसी भी रासायनिक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। वाटर को क्या किया जा सकता है, किसी से भी, नदी से, समुद्र से, कुएं से, वर्षा से, किसी से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि जल में सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व द्रव्य के, मतलब इसका जब भी इसको आप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे द्रव्यमान के अनुसार अनुपात रहता है, क्या रहता है 1:8, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पे ज्ञात करने के बाद पता चलता है कि किस रेशियो में है। लेकिन आपको क्या होता है स्थिर अनुपात में यही होता है कि जैसे आपका यहाँ पे H2O है, ये आपको हर जगह प्राप्त होता है, किसी भी मौसम में प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञात करने के बाद पता चलता है इसका द्रव्यमान कि कितने रेशियो में है। जैसे H2O का क्या है 1:8 में है, कैसे, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए तो 16 होता है मास नंबर। ये आपका मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन तो 2, इसका ऑक्सीजन का 1 कितना होता है यहाँ पे 16 होता है, तो 2 8 है 16, ठीक है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन का द्रव्यमान का द्रव्यमान का रेशियो आपका निकाला जाता है। तो ये तो आपका होगा स्थिर अनुपात का नियम, समझ गए। यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम में क्या होता है कि आप उसका द्रव्यमान का अनुपात निकालें तो ही पता चलेगा कि उस जो है जो भी आपका यौगिक है उसका अनुपात क्या है, ठीक है। बशर्ते ये है कि यौगिक कहीं भी आपका जो है मिलता है, उस पर आप ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये आपका यौगिक जो है डिफरेंट है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब चलिए
यहाँ पे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वो किसी भी विधि द्वारा करिए, किसी भी परिस्थिति में करिए, किसी भी स्थान पर बनाया जाए, तो उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, तो निश्चित अनुपात यहाँ पर रहता है। कोई भी यौगिक आप पा रहे हैं, कहीं भी पाइए, किसी भी स्थान पर पाइए, किसी भी आप जो है जगह पर पाइए, लेकिन वो जब मिलेगा तो एक निश्चित अनुपात में ही मिलता है। ये आपका होता है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए अब ये इतना हो गया। अब हम आगे देखेंगे। देखिए ये सारे चैप्टर्स आपके पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपका कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन। देखिए प्रतिपादन किसने किया था, अभी हमने देखा है प्राउस ने किया था। ठीक है, प्राउस ने, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। प्राउस ने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे आपने अभी देखा है यहाँ पे डेफिनेशन, और वहां पे आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम जो है अगला यहाँ पे देखेंगे। हमारा अगला है गुणित अनुपात के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है तो आपका ये है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहलाता है, देखिए सबसे पहले तो इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादित किसने किया था यहाँ पे, तो ये जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने इसको प्रतिपादित किया था, गुणित अनुपात के नियम को। समझ गए, यहाँ पे इतना आपको पता चल गया। और इसके अनुसार क्या होता है, देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा। इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों के एक समान गुणित अनुपात होता है। समझ गए यहाँ पे, मतलब आप जो है, मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके दो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन संयोग करके क्या क्या बनाएंगे, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और तथा क्या बनाएंगे, CO2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन है, तो ये आपका 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन कितना है, तो दो कार्बन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो आपको देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाता है, इसको बोलते हैं कार्बन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड, समझ गए। और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। तो अब इसके इससे रिलेशन करके ये आपका बनाता है। ठीक है, ये आपका बना दिया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इनमें कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम से संयोग करने वाली ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या 16 तथा 32 ग्राम है। ठीक है, जिसमें कार्बन कितना होता है, देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और मास नंबर कितना होता है 12। इसको आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसको याद होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और मास नंबर कितना होता है 12। तो निश्चित जो आपका 12 ग्राम है, 12 ग्राम से संयोग करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 तथा 32 ग्राम है। एक बार देखिए यहाँ पे ये पर 16, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब परमाणु क्रमांक 8 होता है, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम तथा 32 ग्राम है। और ऑक्सीजन का यह मात्रा किसके सरल के अनुपात है। अगर आप ऑक्सीजन देखें, एक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, तो अगर O2 की बात करें, यहाँ पे देखिए O2 CO2 में है, तो एक जगह तो आपका 16 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे देखिए तो आपका 32 ग्राम है ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये 32 है। तो अगर इसको रेशियो निकाले तो एक रेशियो 2 में आपका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात के नियम। ठीक है, कि मतलब आप कोई रिएक्शन में यहाँ पे करते हैं, जब दो तत्व मिलते हैं परस्पर, जैसे एक तत्व आपका हो जाएगा एलिमेंट कार्बन और एक एलिमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन, संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे दो ही यौगिक, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। समझ गए, यहाँ पे तत्व एक तत्व के समान द्रव्यमान के संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों के एक समान गुणित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 और एक है आपका 16। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन वही अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं कि आपका जो है, अगर यहाँ पे देखें तो ये 16 और ये 32, तो 1:2 में आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक ऑक्सीजन का 16, 2 का यहाँ पे 32, 1:2 का अनुपात मिलेगा। इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। समझ गए। चलिए अब इस पे क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्युत्क्रम के नियम को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, अभी आपके देखे हैं व्युत्क्रम के नियम को प्रतिपादित किसने किया था, तो डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।
डाल्टन ने इसका प्रतिपादित किया था। समझ गए यहाँ पे? चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणित अनुपात, यही आपका गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाली यौगिक का युग्म है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे, मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ कि क्वेश्चन में किस तरह से चेंजिंग है। ये आपका गुणित अनुपात वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है कि गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाला यौगिक युग्म है। अभी आपने देखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनना था किसके? कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बन रहा था यहाँ पे। तो इसको निरूपित करने वाले कौन है? कार्बन। ये इसको अपने देखना है, ये थोड़ा सा गलत तरीके से हो गया। इसको ये इस तरह से D2O, इसको बोलते हैं D2O मतलब भारी जल। ये भारी जल का क्या है? फार्मूला होता है D2O, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ठीक है, ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं D2O को। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो यही आपका क्या है? युग्म को ये निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस चैप्टर में जितने भी सब तरीके से आपको जानने की कोशिश है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी सी गलती आपके हैं, ठीक है। ऑप्शन थोड़ी सी गलती है, इसलिए बनाते समय थोड़ा दिक्कत आ गई। वो किस गुणित अनुपात, फिर भी यहाँ पूछ रहा है गुणित अनुपात के नियम को पुष्टि होती है, तो यहाँ भी यही होगा। ऑप्शन नंबर ए देखें यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। CO2 और H2CO3, सॉरी ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पुष्टि नहीं होती, यहाँ पे देखेंगे पुष्टि नहीं होते, इसको आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे है नहीं होती है, इसको बताना है। तो अगर आप इसको देखें, देखिए ये आपका यहाँ पर CO2 है, देखिए थोड़ा बनाने में दिक्कत हो गया। ये आपका है CuTO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, और CO2 ये आपका है CO2, और यहाँ पे है H2CO3, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा यहाँ पे। CO2 और H2, ये सब नहीं बनाएगा। यहाँ पे SO2 और SO3, तो ये दोनों आपके बना लेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आगे से हम कोशिश करेंगे इस तरह से क्वेश्चन में ना रहे, ठीक है। Cu2 आपका यहाँ पे ये है Cu2O, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड CuO और Cu2O ये है आपका, समझ गए यहाँ पे। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है? H2CO3 है, H2CO3, तो ये आपका नहीं बनाएगा, जो कि पुष्टि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका सॉरी यहाँ पे है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम, ठीक है। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात के नियम, ये आपका क्या होता है? व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तो इसको जो है हम जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे देखेंगे, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। यहाँ पे सबसे पहले अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस यहाँ है। तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास को जो है गैलुसैक नियम, ये 2 नियम और हमको पढ़ना है, और इस पे हमको क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हम जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सुधारना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सुधारना है। इस क्वेश्चन को जब सुधार लेंगे तब आपके पास क्लास को लेंगे। काफी ज्यादा यहाँ पे गलत है, इस PDF में गलत जो है बनाया गया है। जो PDF बनाते हैं मैं उनसे थोड़ा सा मिल लूंगा यहाँ पे। यहाँ से तो ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, लेकिन जो है कल वाली क्लास में जो है इसको सुधार के तब मैं क्लास लूंगा, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप यहाँ पे समझ मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये था हमारा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कल क्लास जरूर देखिएगा। इस क्लास को जो है इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको लेकर, और ये जो जितने भी सुधारना है इसको भी लेकर हम आपको बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जरूर कमेंट कर पूछिए। फिर से मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन में गलत PDF बनाने की वजह से मैं क्लास को अभी रोक रहा हूं, ठीक है। कल जो इसको सुधार के तब फिर से मैं आपको क्लासेस लूंगा, और जो भी क्वेश्चन बच गया उसको साथ में लेकर ही यहाँ पे उसको खत्म करूंगा, ठीक है। तो ये था क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।